अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो हमारे पास जो आज दूसरा वीडियो आ रहा है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पे। तो इसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और इम्पोर्टेंट जो भी कंसेप्ट्स होंगे हम उनको रिवाइज करेंगे, और जो जो भी हमारे पास इम्पोर्टेंट डेरिवेशन होगी उसको हम इधर पे ही कर देंगे। और ये जल्दी हो जाएगा क्योंकि मैंने पहले से ही थोड़ा सा प्रिपेयर करके रखा है नोट्स इसके लिए, तो ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में पहले हम देखेंगे न्यूटन के 3 लॉज। जैसे कि फर्स्ट लॉ पे हम आएंगे, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल स्टे एट रेस्ट एंड एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विल स्टे इन द मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन एट ए कॉन्स्टेंट स्पीड अनलेस एक्टेड अपॉन एन एक्सटर्नल फोर्स। तो यहाँ पर ये क्या कहना चाहता है, कोई ऑब्जेक्ट अगर है हमारे पास इधर पे, ठीक है, अगर ये कुछ भी नहीं कर रहा है, ठीक है, मतलब ना हम इसको कुछ करेंगे, ये आराम से यहाँ पर टिका रहेगा जब तक कि हम इसको कुछ धक्का वक्का ना लगाए तो ये आगे मूव करेगा। तो एग्जांपल क्या है हमारे पास इसकी, ए बॉल रोलिंग डाउन अ हिल विल कंटिन्यू टू रोल अनलेस फ्रिक्शन और अनदर फोर्स स्टॉप्स इट। तो अगर हमारे पास कोई इंक्लाइनेड प्लेन होगा तो यहाँ पर एक बॉल है, ठीक है, तो ये किसी एक्सेलरेशन के साथ नीचे जाएगी, लाइक यहाँ पर थीटा होगा तो जी साइन थीटा के साथ, तो ये आराम से ऐसे नीचे जाएगी 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 जब तक हम इसको रोकने की कोशिश ना करें ये रुकेगी नहीं, ठीक है। अगर हम कुछ ऐसा करेंगे कि इस इंक्लाइंड प्लेन को थोड़ा सा कम इसका थीटा गिरा दे तो ये रुक सकता है, या हम यहाँ से कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा दे ऐसे तो ये रुक सकता है, वरना इसके रुकने के चांसेस मतलब ज़ीरो होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ था। सेकंड लॉ क्या बोलता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है हमारे पास mv, मतलब जो नेट फोर्स है एफ नेट किसके बराबर है हमारे पास, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब dp अपॉन dt, ठीक है ना। और p किसके बराबर है हमें, मोमेंटम मतलब mv, मतलब d mv बाई dt, ठीक है। और हम इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे और मतलब मल्टीप्लाई वाला रूल, तो पहले एक को करेंगे, एक को कांस्टेंट रखेंगे, दूसरे को मतलब डिफ्रेंशिएट करेंगे। यहाँ पर हम जो रूल लगाएंगे मतलब v को ऐसे ही रखेंगे, ठीक है, डी एम बाई डी टी, और प्लस करेंगे m ऐसे रखेंगे डी वी बाई डी टी, ठीक है। और यहाँ पर मास तो वह टाइम के साथ चेंज नहीं होगा तो ये ज़ीरो आएगा, ठीक है। तो ये m डी वी बाई डी टी किसके बराबर है, हमें m ऐसे ही रहेगा, डी वी अपॉन डी टी किसके बराबर होता है a, मतलब एफ नेट किसके बराबर है, मास टाइम्स एक्सेलरेशन। वही बोल रहा है नीचे, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाई इट्स एक्सेलरेशन, मतलब f बराबर m है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन क्या है इसका, मतलब अगर हम यहाँ पर देखेंगे a इज इक्वल टू एफ अपॉन एम, मतलब देखो अगर मास बढ़ेगा, ठीक है, एक्सेलरेशन घटेगा यहाँ पे, ठीक है। द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स, ठीक है, एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। और अगर हम फोर्स बढ़ा देंगे तो एक्सेलरेशन भी बढ़ जाएगा। और तीसरा लॉ हमारे पास थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। अगर हमारे पास कोई टेबल है, ठीक है, टेबल पे हमने रखी एक बुक का जो मास है कुछ m है, बुक लगाएगी टेबल पे mg का फोर्स, ठीक है, और टेबल जो बुक के ऊपर वापस लगाएगी नॉर्मल फोर्स वो भी किसके बराबर होगी, mg का फोर्स, मतलब इक्वल एंड अपोजिट, फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम होगा बट डायरेक्शन अपोजिट होगी। इसी का एग्जांपल है हमारे पास जेट इंजन, व्हेन अ जेट इंजन इज प्रोड्यूस्ड थ्रस्ट hot exhausted gas flow out of the back of the engine and thrust force is produced in the opposite direction। तो अगर हमारे पास कोई जेट है, ठीक है, अगर हम कोई जेट बनाते हैं ऐसे, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में क्या लगाता है, थ्रस्ट मतलब ये यहाँ से कुछ या तो कुछ आग वाग लगाता है और एयर पीछे की तरफ धकेलता है कुछ ए से, तो उसकी वजह से इसको आगे की तरफ क्या एक एक्सेलरेशन मिलता है जिसकी वजह से उड़ता है, ठीक है, मतलब अपोजिट जितना ये फोर्स लगाएगा उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में इसका फोर्स लगेगा। रोइंग भी एक
एग्जाम्पल है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। रोइंग देखो क्या होता है, एक बोट होती है, ठीक है। इसको जब हम वाटर को पीछे धकेलते हैं, ठीक है, ऐसे वाटर को पीछे धकेलते हैं, बोट आगे मूव करती है, ठीक है। तो ये हमारे पास रोइंग भी इसकी एग्जाम्पल है। इसके बाद है हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। द लॉ ऑफ conservation of angular momentum states that there is no external torque applied to the system। जब when there is no external torque, जब हम टॉर्क ना लगाए, देखो टॉर्क क्या होता है, अगर हमारे पास कोई चीज़ है यहाँ पर, ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर कोई चीज़ लगाई हमने, अगर यहाँ पर कोई नट होता है, नट जो गाड़ियों में लगा होता है, नट के परपेंडिकुलर हमने कोई ऐसी चीज़ लगाई जिससे हम नट खोले, जितना दूर हम इसको लगाए उतना हमें कम फोर्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो जो इस पर टॉर्क लगेगा, मतलब टॉर्क किसके बराबर होता है, आर परपेंडिकुलर टाइम्स एफ, ठीक है। मतलब जितना आर ज़्यादा होगा, ये आर परपेंडिकुलर, उतना हमें क्या टॉर्क ज़्यादा लगेगा। मतलब टॉर्क ज़्यादा लगने की वजह से हमारा जो वो रोलिंग यहाँ पर जो खुल जाता है नट, तो वो जल्दी खुल जाता है, मतलब कम फोर्स पे भी खुल जाता है। तो क्या बोलता है, जब हम टॉर्क ना लगाए तो एंगुलर मोमेंटम जो सिस्टम का होता है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। मतलब कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम विल नॉट चेंज। देखो टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। सुनो, जब हमारे पास टॉर्क ज़ीरो आया, ठीक है, यहाँ पर टॉर्क ज़ीरो आया, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम मतलब किसके बराबर है, कांस्टेंट। मतलब जब टॉर्क ज़ीरो होगा, एंगुलर मोमेंटम हमारा कांस्टेंट होगा। हमारे पास जो नेक्स्ट कंसेप्ट है रिकॉइलिंग ऑफ गन। देखो जब हम कोई बुलेट फायर करते, ठीक है, बुलेट करते हैं फायर, यहाँ से बुलेट यहाँ से किसी v स्पीड से जाती है, ठीक है, उसकी वजह से यहाँ कुछ फोर्स रिकॉइलिंग होती है, मतलब ये थोड़ा सा पीछे धकेल जाता है ये गन। कितना जाता है वो उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन कंसेप्ट ये है कि जब यहाँ से बुलेट निकलेगी, उसकी वजह से इसके पीछे एक थ्रस्ट लगेगा, ठीक है, उसको कहते हैं रिकॉइलिंग, ठीक है। ए गन एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन अ बुलेट टू एक्सेलरेट इट फॉरवर्ड, ठीक है। जब एक गन इस पर फोर्स एक्सर्ट करता है, मतलब बाहर फेंकने के लिए, एंड द बुलेट एक्सर्ट्स एन इक्वल फोर्स बैक टू द गन, मतलब जो बुलेट होती है वो वापस सेम फोर्स, मतलब इक्वल मैग्नीट्यूड, इक्वल इन मैग्नीट्यूड फोर्स लगाती है इस गन के ऊपर। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये हमारे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का एग्जाम्पल है, विच स्टेट्स दैट फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब हर एक एक्शन का एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है, मतलब मैग्नीट्यूड सेम होगा बट डायरेक्शन टोटली अपोजिट होगी, ठीक है। द गन रिकॉल्स विद मच लोअर वेलोसिटी देन द बुलेट बिकॉज द गन इज मच मोर मैसिव, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पर मोमेंटम कंसिडर होता है। देखो अगर गन का मास m है, ठीक है, ठीक है, m है, और गन का जो भी वेलोसिटी रिक्वायर्ड वेलोसिटी पीछे की तरह v डैश है, और बुलेट की वेलोसिटी, ठीक है, बुलेट का मास स्मॉल m और बुलेट की वेलोसिटी v है, ठीक है। और जो v डैश होता है, ठीक है, मास ऑफ बुलेट मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी ऑफ बुलेट अपॉन मास ऑफ क्या होगा, गन, ठीक है। मास ऑफ गन जो कि ज़्यादा होता है बुलेट के कंपैरिजन में, तो वेलोसिटी ऑफ गन मतलब ठीक ठाक, क्या कह सकते हैं इसको, बहुत ज़्यादा कम होती है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर ज़्यादा होगा मास, यहाँ पर वेलोसिटी कम होएगी। तो वही मैं यहाँ पर लिखा है कि मास ऑफ गन, ठीक है, इनटू वेलोसिटी ऑफ गन बराबर है किसके, मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। ये वेलोसिटी ऑफ बुलेट ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू दिस वेलोसिटी ऑफ गन। रॉकेट प्रोपल्शन में क्या होता है, देखो रॉकेट प्रोपल्शन में क्या होता है, देखो जब रॉकेट ऊपर जाता है, ठीक है, तो इसमें रॉकेट में फ्यूल होता है, वो फ्यूल जल के मतलब आग फेंकता है बाहर रॉकेट में, ठीक है। रॉकेट हमने बना दिया ऐसे, रॉकेट जैसे इसमें फ्यूल की टैंकी होगी, वो फ्यूल जलता जलता जाता है, यहाँ से आगे फेंकता है, उस आग की वजह से इसके ऊपर थ्रस्ट लगता है, ठीक है, थ्रस्ट लगता है। वो भी किसका एग्जाम्पल है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और जो नीचे फेंका जाता है प्रोपेलेंट नीचे की ओर, जिसकी वजह से रॉकेट को ऊपर अपवर्ड पुश मिलता है। तो ये थे हमारे
ये थे हमारे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और वैसे इतनी डेरिवेशन नहीं आती है इसमें, तो अगले चैप्टर में हम देखेंगे, इसी का पार्ट 2 है, ठीक है। उसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट चैप्टर है, लाइक सर्कुलर मोशन में होंगे, फ्रिक्शन भी देखेंगे हम। तो कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और कौन कौन सी इम्पोर्टेंट डेरिवेशंस होंगी, तो उसके लिए अगला पार्ट कल आएगा इंशाल्लाह। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।